कंघी और कौला। एक बार की बात है, लोम्बार्डी का एक राजा था जो अपनी प्रजा में से किसी से भी बदसूरत था, लेकिन दूसरों की खूबसूरती को पसंद करता था। इसलिए उसने एक ऐसी पत्नी से शादी की जिसे सभी ने सबसे खूबसूरत महिला घोषित किया था, और कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा, सबसे बदमिजाज भी। निश्चित रूप से वह एक सुंदर व्यक्ति को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और उसकी सभी महिलाएं अपने लिंग में सबसे साधारण थीं। सबसे बुरी बात यह थी कि वह राजा के बेटे और उसकी पूर्व पत्नी की बेटी से बेहद ईर्ष्या करती थी। दुर्भाग्य से उसकी सारी बुराइयों के बावजूद राजा उसका पूर्ण गुलाम था, और यद्यपि उसने लड़के के साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन प्यारी राजकुमारी को उससे 10 गुना अधिक कष्ट सहना पड़ा। लड़की को एक शासिका के रूप में देने से संतुष्ट न होकर, जिसका स्वभाव रानी के स्वभाव जितना ही बुरा था, क्रूर सौतेली माँ ने लड़की की सुंदरता को बिगाड़ने और उसे खुद की तरह बदसूरत दिखने के लिए मजबूर करने के लिए वह सब कुछ किया जो वह सोच सकती थी। लेकिन उसने जितना भी प्रयास किया, जब उसके घिनौने कपड़े और भयावह भूरा रंग हटा दिया गया, तो उसकी सुंदरता पहले की तरह ही चमक उठी। अब लोम्बार्डी का राजा प्लासेंजा के आर्चड्यूक का चचेरा भाई था, जिसने हाल ही में अपनी बुद्धि खो दी थी, जिससे उसके बेटे और बेटी पेरार्थराइट्स और फेरेंडिना को बहुत दुख हुआ। डॉक्टर उसे स्वस्थ करने में विफल रहे। राजकुमार और राजकुमारी ने एक प्रसिद्ध जादूगरनी से परामर्श करने के लिए एक दूत भेजा, जिसे म्यानों की मां कहा जाता था, क्योंकि जो कोई भी उसके पास आता था वह अपने साथ एक चाकू लाता था, जिसे वह अपनी गुफा में रखी गई म्यानों में से एक में डाल देती थी। हालांकि उन्हें चुड़ैल से थोड़ी राहत मिली, जिसने उन्हें अपने पिता की बुद्धि को उस स्थान पर खोजने के लिए कहा जहां उन्होंने उसे खो दिया था। मुख्य मंत्रियों की इच्छा के विरुद्ध पेरार्थराइट्स और फेरेंडिना उस रहस्यमय महल में चले गए जहां राजा सोया था जब उसका भयानक भाग्य उसके साथ हुआ था, और एक बार द्वार के अंदर जाने के बाद उनके बारे में और कुछ नहीं सुना गया। जब 3 सप्ताह बीत गए और अभी तक कोई खबर नहीं मिली, तो राजा के मुख्यमंत्री ने इस मामले पर चर्चा करने के लिए एक परिषद बुलाई, और अंत में यह निर्णय लिया गया कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक समूह राजा की मां से मिलने जाए। म्यान और चाकू जो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहिए, शुद्ध सोने के होने चाहिए, जिसमें बहुमूल्य रत्न जड़े होने चाहिए। चुड़ैल उपहारों की सुंदरता से इतनी प्रसन्न हुई कि उसने न केवल उनकी कहानी ध्यान से सुनी, बल्कि गुफा में एक छेद के पास गई, जहां से उसने एक छोटा सा डिब्बा निकाला जिसमें एक कंघी और एक स्टील का कौला था, जिसे सोने की चाबी से बांधा गया था। इस कंघी और कौला को हर कोर्ट में ले जाओ जब तक कि तुम्हें इतनी सुंदर महिला न मिल जाए कि वह कौला खोल सके, और इतना अच्छा आदमी न मिल जाए कि वह कंघी को उसके केस से निकाल सके। जब तुम ये सब पालोगे तो तुम वहीं लौट सकते हो जहां से आए थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे हमें अपने खोए हुए राजकुमार और राजकुमारी को वापस लाने में मदद मिलेगी, चैम्बरलेन ने कहा। मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती हूँ, म्यान की माता ने उत्तर दिया, और वह गुफा के पीछे चली गई, जहां वे उसका पीछा करने का साहस नहीं कर सके। अगले कुछ महीनों तक पागल राजा के मुख्यमंत्री एक दरबार से दूसरे दरबार में भटकते रहे, जब तक कि वे आखिरकार लोम्बार्डी पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि उनकी कहानी पहले ही उनके सामने पहुंच चुकी थी। जैसे ही वे उपस्थिति कक्ष में पहुंचे, राजा ने उन्हें खुले हाथों से स्वागत किया, क्योंकि उसके दिल में कोई संदेह नहीं था कि उसकी पत्नी अद्वितीय सुंदरता थी जो कौला खोलने के लिए नियत थी। और वास्तव में अगर पेंट और हेयर डाई और शानदार कपड़े उसे ऐसा करने में सक्षम बना सकते थे, तो वह निश्चित रूप से सही होता। लेकिन इस दुष्ट महिला के प्रति अपने प्यार में अंधे होकर उसे वास्तव में ये पता नहीं था कि उसके आकर्षण उसके अपने नहीं थे। नियत समय पर रानी सिंहासन कक्ष में प्रवेश करती है। उसके बगल में युवा राजकुमारी होती है, जो कल्पना से परे सबसे दयनीय स्थिति में होती है। उसकी पोशाक इतनी बनावटी थी कि ऐसा लगता था कि उसके शरीर पर एक कुबड़ है। उसकी गुलाबी और सफ़ेद त्वचा पर पीले रंग का मोटा रंग चढ़ा हुआ था, और उसके काले बाल भूरे रंग के कपड़े की टोपी से छिपे हुए थे। हर तरफ से आक्रोश की फुसफुसाहटें उठती हैं, और राजदूत, जिन्होंने अक्सर राजकुमारी की तुलना सुंदर फेरेंडिना से की थी, आश्चर्य से स्तब्ध रह जाते हैं। जहां तक राजा का सवाल है, वह अपनी आंखें जमीन से नहीं उठा पा रहा था। वह इतना शर्मिंदा था,
और अपने बेटे को अपनी जगह लेने का इशारा करते हुए वह दृश्य से हट जाता है। सिंहासन पर बैठते हुए राजकुमार ने तुरंत मुकदमा शुरू करने का आदेश दिया और कौला राजकुमारी की गवर्नेस को सौंप दिया गया, जो अब तक देखी गई सबसे बदसूरत महिलाओं में से एक थी। स्वाभाविक रूप से चाबी घुमाने में विफल रही। थोड़े समय के लिए सत्ता में रहने के अवसर का लाभ उठाते हुए राजकुमार ने अपनी बहन के प्रति उसकी क्रूरताओं को दंडित करने का संकल्प लिया, और विशेष रूप से इस आखिरी क्रूरता को, जिसके लिए उसने रानी को उकसाया था और उसे बाहर ले जाकर मार डालने का आदेश दिया, जो कि परिचारिकाओं द्वारा बहुत ही सद्भावना के साथ किया गया। फिर उसने प्रतीक्षारत महिलाओं को आदेश दिया कि वे उसकी बहन को उसके कमरे में ले जाएं, उसे नहलाएं और उसे रानी के सबसे शानदार वस्त्र पहनाएं, क्योंकि उसके पास खुद के कोई वस्त्र नहीं थे। और रानी क्रोध से अपने दांत पीसते हुए एक बार भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं कर पाई। जितनी उम्मीद की जा सकती थी उससे कहीं अधिक जल्दी राजकुमारी वापस लौट आई। इतनी सुंदर लग रही थी कि अगर किसी को पहले संदेह था कि कौला कौन खोल पाएगा, तो वे तुरंत आश्वस्त हो गए। राजकुमार ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, और एक राजदूत को संकेत करते हुए उसने उसे कंघी का परीक्षण करने का आदेश दिया। एक एक करके उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने कंघी को उसके केस से निकालने की पूरी कोशिश की, और एक एक करके सभी को खुद को पराजित मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंत में केवल राजकुमार ही बचा, लेकिन चूंकि वह न्यायाधीश था इसलिए उसे अंतिम तक इंतजार करना पड़ा। पुरुषों के समाप्त हो जाने के बाद दरबार की महिलाओं को रैंक के अनुसार कौला भेंट किया गया, लेकिन कोई भी चाबी घुमा नहीं पाई। अंत में इसे रानी को सौंप दिया गया, जो इसे थोड़ा खोलने में कामयाब रही। उसका दिल जीत के साथ धड़क रहा था, लेकिन तुरंत ही यह फिर से बंद हो गया और वह निराशा से बेहोश होकर गिर पड़ी। इस समय तक वहां केवल राजकुमार और उसकी बहन ही बचे थे, और जैसे ही उसने केस को छुआ वह अपने आप खुल गया, और कौला का ताला खुलते ही राजकुमारी ने चाबी पकड़ ली। दरबारियों और सेवकों में खुशी की चीखें उठीं, लेकिन घने अंधेरे के साथ आए बवंडर और उसके बाद आए भूकंप ने इन चीखों को रोक दिया। जब सब कुछ शांत हो गया और सूरज चमकने लगा तो राजकुमार और राजकुमारी गायब हो गए। हालांकि राजा का बेटा और बेटी ही ऐसे लोग थे जो तूफान में गायब हो गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे विपरीत दिशाओं में बह गए थे। हवा में तेज गति की वजह से राजकुमारी अपनी जान से हाथ धो बैठी। वह अपने होश खो बैठी थी, जिसे वह दूसरी बार डर के मारे लगभग खो बैठी थी, जब वह घने जंगल के बीच में अकेली खड़ी थी। वह बेतहाशा भागती रही, अपने भाई को मदद के लिए बुलाती रही, लेकिन उसकी चीखों ने केवल कुछ भूखे भेड़ियों का ध्यान आकर्षित किया, जो अपने जबड़े खोले और अपनी लाल जीभ बाहर निकाले उसकी ओर झपटे। घुटनों के बल गिरते हुए उसने अपने चेहरे को एक हाथ से ढाक लिया और दूसरे हाथ से अनजाने में कौला को पकड़ लिया और अपने विनाश की प्रतीक्षा करने लगी। वह पहले से ही अपने गाल पर उनकी गर्म सांसों को महसूस कर सकती थी और नीचे की ओर झुकती जा रही थी, जब सबसे आगे वाले भेड़िए की नज़र कौला पर पड़ी। जंगल में गूंजती चीख के साथ वह भाग गया, उसके पीछे उसके साथी भी थे। जैसे ही राजकुमारी सदमे से उभरी, वह उठी और भाग गई, बिना जाने कहाँ, जब तक कि वह खुद को एक चौड़ी सड़क पर नहीं पाती और देखती है कि दो चरवाहों द्वारा हाँके जा रहे भेड़ों का झुंड उसके पास आ रहा है। वह उनकी मदद के लिए जल्दी से उनकी ओर बढ़ी, जब अचानक भेड़ों की नज़र उसके कौला पर पड़ी और वे तुरंत सभी दिशाओं में बिखर गईं। मेरे पास जरूर कुछ ऐसा है जिससे सभी जानवर डर जाते हैं, उसने सोचा, और इससे उसे बहुत राहत मिली और वह खुश होकर अपने रास्ते पर चल पड़ी, जब तक कि वह एक पुराने महल के द्वार पर नहीं पहुंच गई। वह अंदर घुसने और रात के लिए आश्रय मांगने ही वाली थी कि तभी एक बर्फीली सफ़ेद लोमड़ी सड़क पार करके उसके सामने रुक गई। वह इतना सुंदर था और उसकी आंखें इतनी चमकीली और विनती भरी थीं कि राजकुमारी ने जल्दी से कौला को अपनी पोशाक के नीचे दबा लिया, ताकि वह भी उसे देखकर भाग न जाए। वह बहुत धीरे से उसके पास आई, उम्मीद करते हुए कि वह उसके पीछे महल में आ सकता है, लेकिन वह दूसरी दिशा में चला गया, और हालांकि वह थकी हुई थी, फिर भी कुछ ऐसा था जिसने लड़की को उसके पीछे चलने के लिए मजबूर कर दिया।
वह वास्तव में आभारी थी जब वह एक कोने में मुड़ा और एक छोटे से महल के दरवाजे के सामने बैठ गया, जो एक नदी के किनारे बना था। जब वह ऊपर आई तो उसने अपने दांतों के बीच उसकी पोशाक का किनारा पकड़ा और उसे एक कमरे में ले गया जहां दूध और फलों से सजी एक मेज थी। खाने पीने के बाद वह तकियों के ढेर पर लेट गई, उसके पैरों के पास लोमड़ी थी और अपने खोए हुए भाई के सपने देखने लगी। यदि राजकुमारी अपने भाई के बारे में सपना देख रही थी, तो वह भी उसके बारे में कम नहीं सोच रहा था, जंगली समुद्र तट पर, जहां बवंडर ने उसे फेंक दिया था। सब कुछ उदास और उदास था, सब कुछ खाली था, सिवाय एक हरे भरे द्वीप के, जिसे वह केवल एक ऊंची चट्टान के ऊपर से देख सकता था, जहां से वह अपना सारा दिन गुजारता था और दूरी पर लहराते ताड़ के पेड़ों और चमकते झरनों को देखता था। मान लो कि वह वहां होगी, उसने अपने आप से कहा, और यद्यपि यह आशा करने का कोई कारण नहीं था कि राजकुमारी किसी अन्य स्थान की अपेक्षा उस स्थान पर अधिक होगी, फिर भी वह इस विचार को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया। एक गीत, जो उसने अब तक सुने सबसे मधुर स्वर में गाया था, ने युवक को उसके विचारों से जगा दिया और वह तुरंत उस दिशा में मुड़ा जहां से वह आया था। लेकिन यद्यपि गायिका उसे बहुत करीब लग रही थी, लेकिन वह उसे कहीं नहीं देख पा रहा था, और वास्तव में जैसे ही वह एक स्थान पर पहुंचा, वैसे ही दूसरी दिशा से आवाज सुनाई दी और वह उसका पीछा करता रहा, जब तक कि अचानक उसे एक बड़ी मछली की खाल दिखाई नहीं दी, जो समुद्र और चट्टानों के बीच रेत पर फैली हुई थी। वह चीज इतनी बदसूरत थी कि वह घृणा से एक तरफ हट गया और उसी क्षण उसकी पीठ के पीछे समुद्र में कुछ उछला। इसने उसे चारों ओर देखने पर मजबूर कर दिया। मछली की खाल अब वहां नहीं थी, लेकिन उसके पीछे चट्टान में एक गुफा में उसे सोने से लदे आबनूस का स्नान मिला, जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। दिन बिना किसी रोमांच के बीत गए और राजकुमार ने लगभग अपना मन बना लिया था कि वो किनारे को छोड़कर अपनी बहन की तलाश में अंतर्देशीय चला जाएगा, जब एक बार फिर उसने वह आवाज सुनी जिसने उसे इतना मंत्रमुग्ध कर दिया था, और रेत पर पड़ी खूनी खाल को देखा और गुफा में अब पानी से भरा हुआ स्नानघर देखा। उस रात उसे बहुत कम नींद आई और भोर होने से पहले उसने खुद को चट्टानों के पीछे छिपा लिया, ये तय कर लिया कि जब तक मछलियां वापस नहीं आ जाती तब तक वह उस जगह से नहीं हिलेगा। उसे बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि सूरज की पहली किरणों के साथ ही समुद्र में एक चमकती हुई सफेद वस्तु दिखाई दी, जिसे हल्की हवाएं किनारे की ओर उड़ा ले जा रही थीं। जैसे ही वह पास आई, उसने एक युवती को देखा जो बहुत ही सुंदर थी, एक खोल में बैठी हुई थी जहां नीले, गुलाबी और हरे रंग एक दूसरे में घुले हुए थे। उसके हाथ में रस्सी थी जिससे खोल को चलाया जा रहा था। राजकुमार उसकी खूबसूरती को देखकर इतना चकित हो गया कि वह भूल गया कि वह छिपा हुआ है, और बाहर निकलकर रेत पर घुटनों के बल बैठ गया और इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, कंघी और उसका डिब्बा उसकी जेब से बाहर गिर गया, और ये दृश्य देखकर महिला ने एक अजीब चीख निकाली और अपने खोल को घुमाते हुए वह तेजी से द्वीप की दिशा में गायब हो गई। अपने कपड़े उतारकर राजकुमार उसके पीछे तैरने की तैयारी कर रहा था, जब उसने अपने बगल में एक बर्फीली सफेद लोमड़ी को देखा, जो उसी तरफ देख रही थी और अपने पंजों से उन्मत्त संकेत कर रही थी, जब तक कि एक छोटी नाव बाहर नहीं निकली और उनकी ओर रवाना नहीं हुई, जिससे वह छोटा प्राणी बहुत खुश हुआ। जब नाव किनारे पर आ गई, तो लोमड़ी ने राजकुमार के कपड़ों की ओर अपना पंजा हिलाया, जिसका अर्थ उसने ये समझा कि उसे उन्हें फिर से पहनना है। ऐसा करने के बाद वे दोनों नाव में चढ़ गए और अभी अभी आगे बढ़े ही थे कि राजकुमार को अचानक याद आया कि कंघी को देखकर सुंदर महिला डर गई थी। क्रोध में उसने उसे समुद्र में फेंकने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन लोमड़ी उस पर झपटी और उसकी बांह को इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि वह उसे उठा नहीं सका। उस समय किनारे पर एक घुड़सवार ने लोमड़ी पर एक तीर चलाया, जो इतने सटीक निशाने पर था कि वह छोटा जीव नाव के कुएं में गिर गया और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे किसी को मृत्युघात लगा हो। राजकुमार का दुख बहुत गहरा था। वह तुरंत किनारे पर कूद गया, लेकिन हत्यारा पहले ही बहुत दूर जा चुका था। जब युवक ने फिर से मुड़कर देखा, तो नाव और लोमड़ी कहीं दिखाई नहीं दिए। एक तूफान ने उसे गुफा में धकेल दिया,
जो बहुत सी मोमबत्तियों से रोशन थी। हर मोमबत्ती म्यान से आधी बाहर निकली हुई चाकू की शक्ल में थी। स्नानघर के ऊपर एक तंबू के आकार का सफेद आवरण था, जिस पर म्यान की कढ़ाई की गई थी, और उसके नीचे से एक आवाज आई, राजकुमार, क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे चाहे कुछ भी हो जाए, ये जानते हुए कि मेरा दिल तुम्हारा है, और जैसा कि मैं महसूस करती हूँ कि तुम्हारा दिल मेरा है। लेकिन सावधान रहो, क्योंकि अगर तुमने डर का जरा सा भी संकेत दिया तो तंबू खुलने पर तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। उसने उसे चेतावनी देकर अच्छा किया, और फिर भी उसे अपने गालों का रंग और हाथ कांपने से बचाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि एक मगरमच्छ का सिर उसके जबड़े के साथ उसकी ओर बढ़ रहा था। एक शक्तिशाली प्रयास के बाद वह स्थिर रहने में कामयाब रहा और उस भयानक जानवर को स्थिर रूप से देखने लगा, और जैसे ही उसने ऐसा किया, सिर पीछे की ओर झुक गया और उसके नीचे शैल की महिला का सुंदर चेहरा दिखाई दिया। जल्दी करो राजकुमार, जल्दी करो, समय बीत रहा है, जल्दी से मेरी कंघी करो, नहीं तो मैं तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाऊंगा। उसके शब्दों पर उसने कंघी निकाली, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसे म्यान से बाहर निकालने के लिए उसे पूरी ताकत लगानी पड़ी। और अजीब बात यह है कि जैसे ही कंघी अपने म्यान से बाहर निकली, महिला का सिर भी उसके भयानक आवरण से मुक्त हो गया और उसका शरीर पानी से थोड़ा और ऊपर उठ गया। जब उसके कंधे और हाथ मुक्त हुए तो उसने उसे पुकारा, बस अब तक तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, अब मेरी खाल जला दो। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, वह चिल्लाया, लेकिन महिला ने उसे बीच में ही रोक दिया। तब तो हम दोनों को हमेशा इसका पछतावा रहेगा, उसने गंभीरता से कहा, क्योंकि मैं केवल उसी की पत्नी हो सकती हूँ जो मेरी त्वचा जला देगा। और जब वह अभी भी झिझकते हुए खड़ा था, तंबू के पर्दे उसके ऊपर गिर गए और मोमबत्तियां बुझ गईं। अपनी धीमी गति पर बहुत पश्चाताप करते हुए वह जंगल की ओर भटकता रहा, जहां आग जल रही थी। उसे ये भी नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है, लेकिन रास्ते में वह उस चमड़े पर गिरने ही वाला था जो उसके रास्ते में पड़ा हुआ था। मैं कितना मूर्ख था, ये वही चमड़ा होगा जिसे वह जलाना चाहती थी, उसने कहा। और उसे दोनों हाथों से पकड़कर उसने आग में फेंक दिया, जहां वह भयंकर आवाज के साथ फट गई। पहले तो वह कुछ दूर भागा, यह नहीं जानता था कि आगे क्या होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने पाया कि उसके कदम उसे वापस आग की जगह पर ले आए हैं। चमड़ा गायब हो गया था और कोई निशान नहीं छोड़ा था, लेकिन राख के बीच उसने कुछ चमकता हुआ देखा, जो जादुई कॉलस साबित हुआ। तो उसकी बहन, जिसके लिए वह इतना तरस रहा था, आखिरकार पास ही होगी। और इससे पहले कि वह अपना सिर घुमा पाता या कौला उठा पाता, उसकी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर थीं, और बाकी सब कुछ भूल गया। जब वे आखिरकार बोलने के लिए तैयार हो गए, तो उसने कहा, पहले तुम अपनी कहानी बताओ। और उसने वैसा ही किया, लेकिन उसका सिर शैल की महिला के बारे में इतना भरा हुआ था कि वह लोमड़ी के बारे में कुछ भी कहना भूल गया। और यह अच्छा ही हुआ कि वह भूल गया, क्योंकि जब राजकुमारी ने अपने कारनामों के बारे में बताया, तो उसने छोटी सफ़ेद लोमड़ी के प्रति अपने सारे ऋण के बारे में बात करना समाप्त कर दिया। तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि छोटे से महल में उसने मेरा कितना ख्याल रखा। लेकिन हालांकि उसकी दयालुता से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता था, मैंने उसकी आंखों से देखा कि कुछ ऐसा था जो वह मुझसे चाहता था, लेकिन मैं नहीं बता सकता था कि क्या देना है। काश वह दिन आ गया जब मुझे अपनी कीमत चुकानी पड़ी। मैंने कौला को एक घनी झाड़ी में छिपा दिया था, ताकि लोमड़ी उसे देख न ले और दूसरे जानवरों की तरह डरकर भाग न जाए। लेकिन एक दिन जब हम बगीचे में थे, तो सूरज चमक उठा सीधे उस पर, और वह खुशी के हर संकेत के साथ उसकी ओर झपटा। वह उसे अपने दांतों के बीच पकड़ने ही वाला था कि वह जोर से आवाज के साथ बंद हो गया। लोमड़ी एक तीखी चीख के साथ भाग गई, और हालांकि मैंने उसे दूर दूर तक खोजा है, मैंने उसे तब से कभी नहीं देखा। मैं यहाँ थी जब तुमने खाल को राख में फेंका था, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भागने की मेरी जल्दी में कौला मुझसे गिर गया होगा। प्यारे भाई, उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं अब अपने प्यारे लोमड़ी के बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे खोजने में मेरी मदद करो।
उसका दुख इतना गहरा था कि राजकुमार ने उसे यह बताने की हिम्मत नहीं की कि बेचारे छोटे जानवर के साथ क्या दुखद हुआ है, और भरोसा किया कि समय उसे शांत कर देगा। उसने उसे आश्वासन दिया कि अगर वह उसे समुद्र तट पर बिताने के लिए एक दिन दे तो वह उसके साथ जहाँ चाहे वहाँ जाएगा, और इस पर राजकुमारी को संतुष्ट होना पड़ा। राजकुमार चट्टान पर खड़ा था, सुंदर द्वीप की ओर देख रहा था, और एक बार फिर सफेद पाल को देखने के लिए अपनी आंखें तान रहा था। जब थोड़ी दूर जंगल से भयानक चीखें सुनाई दी, तो उसने अपनी पूरी गति से उस दिशा में भागना शुरू कर दिया। उसने जल्द ही एक शूरवीर को घोड़े पर सवार देखा, जिसकी पीठ पर धनुष लटका हुआ था, जो एक महिला को अपनी काठी पर उठाने की कोशिश कर रहा था। इस सुनसान जगह पर एक आदमी को देखकर शूरवीरों को आश्चर्य हुआ, जिससे उसने महिला का हाथ छोड़ दिया और वह अपने रक्षक के पीछे छिपने के लिए दौड़ी, जिसने, उसके आश्चर्य से, तब अपनी सौतेली माँ को पहचान लिया। तुम यहाँ कैसे आई? उसने ठंडे स्वर में पूछा। उसे इस बात का अफसोस था कि उसने उसे उसके भाग्य पर नहीं छोड़ा, लेकिन उसने उसके दिल की बात पढ़ ली और उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़ी। ओह, मेरी दुष्टता को क्षमा कर दो, वह चिल्लाई, क्योंकि वास्तव में मैंने बहुत पहले ही इसका पश्चाताप कर लिया है, और तुम्हारे पिता की सहायता के लिए आई हूँ, जो उस पागल आर्चड्यूक से बुरी तरह पीड़ित हैं, जिससे तुमने मुझे बचाया है। उसका पीछा करने का समय नहीं है, उसने कहा। जैसे ही राजकुमार गायब हो रहे खुरों की आवाज़ सुनकर चौंक गया, और जैसे ही वे रास्ते पर आगे बढ़े, उसने उसे वह सब बताया जो उनके आखिरी बार मिलने के बाद हुआ था। उसने कहा, जब से राजा को तुम्हारी बहन के साथ मेरी क्रूरता के बारे में पता चला, उसने कसम खाई कि वह मुझे फिर कभी नहीं देखेगा, और तुम दोनों की तलाश में दरबार छोड़ दिया। मैं चुपके से उसका पीछा करती रही, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता न लगा पाने के कारण मैंने म्यान की माँ से सलाह ली, जो मुझे उस द्वीप पर विश्राम करने के लिए ले गई जहाँ ताड़ के पेड़ लहरा रहे थे। वहाँ उसने मुझे एक प्यारी राजकुमारी दिखाई, जो एक जादू के प्रभाव में प्रतिदिन मगरमच्छ का रूप धारण करने के लिए मजबूर थी, और जब भयानक क्षण आया तो उसके सामने एक त्वचा प्रकट हुई, और चाहे वह कितनी भी कांपती हो, किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उसमें खुद को लपेटने और समुद्र में डुबकी लगाने के लिए प्रेरित किया। मैं तुम्हें इसी द्वीप पर ले जा रहा हूँ, लेकिन पहले हमें तुम्हारी बहन को ढूंढना होगा, क्योंकि उसकी उपस्थिति पर सफ़ेद लोमड़ी का जीवन टिका हुआ है, अगर वास्तव में वह पहले से ही मर नहीं गया है। वह सफ़ेद लोमड़ी? राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा। तुम उसके बारे में क्या जानते हो? बहुत ज्यादा नहीं, रानी ने उत्तर दिया, लेकिन जब से मैं द्वीप पर आई हूँ, वो हमेशा हमारे साथ रहा है, और हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। कल हम उसे याद करते थे, लेकिन शाम को रेत पर एक छोटी नाव बहकर आई, और उसमें लोमड़ी खून से लथपथ पड़ी थी। जब महल में उसके घावों की पूरी तरह से देखभाल की जा रही थी, तो मैं एक जादूगर से सलाह लेने के लिए निकली, जिसने मुझे बताया कि मुझे नाव में घुसकर लोम्बाडी के राजकुमार और राजकुमारी की तलाश करनी चाहिए, और अगर मैं 24 घंटे में उन्हें लोमड़ी के सामने ला सकूं, तो उनकी जान बच जाएगी। समुद्र तट के किनारे एक चट्टान पर मैंने तुम्हारे पिता को अपने चचेरे भाई पागल आर्चड्यूक के धनुष से एक तीर अपने कंधे में घुसा हुआ पाया, जो मेरे लिए नियत था जब मैं जंगल में भाग गई थी। मेरे पिता बहुत निकट हैं, राजकुमार चिल्लाया। हमें वापस लौटकर उन्हें खोजना होगा, और मेरी बहन को भी खोजना होगा। उन्होंने उसे गुफा में पाया, उसके पिता का सिर उसकी गोद में था, वह उसके घावों को भरने की व्यर्थ कोशिश कर रही थी। दोनों ने मिलकर उसे नाव तक पहुंचाया, जो तेजी से द्वीप की ओर रवाना हुई। रास्ते में राजकुमार ने अपनी बहन को धीरे से सफ़ेद लोमड़ी की दुखद स्थिति के बारे में बताया। जैसे ही नाव द्वीप पर पहुंची, उसने कहा, मुझे उसके पास ले चलो, और चुपचाप रानी महल की ओर चली गई। सफ़ेद लोमड़ी आग के सामने एक नर्म गद्दे पर लेटी हुई थी, उसकी आंखें बंद थीं, और उसके चेहरे पर एक भाव था जो बता रहा था कि मौत दूर नहीं है। लेकिन वह जानता था, किसी तरह, कि राजकुमारी उसके पास थी, और उसने अपनी आंखें खोली और अपनी दुम को कमजोरी से हिलाया। राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी, जब तक कि उसके कंधे पर रखे एक हाथ ने उसे रोका। तुम अपने पास बचे हुए कुछ पल इस तरह क्यों बर्बाद कर रहे हो?
द्वीप के गवर्नर ने सख्ती से पूछा, तुमने जो कौला पहना है उसे उसके गले में डाल दो, वो तुरंत ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हें जल्दी से काम करना होगा। राजकुमारी यह सुनते ही पत्थर बन गई। कौला, वह चौंक कर बोली, लेकिन वह मुझे नहीं मिला, मैं उसे जंगल में खो बैठी हूँ। और दीवारों पर टंगे हजारों म्यानों ने चीखना शुरू कर दिया, कौला खो गया, कौला खो गया। आप किस कौला की बात कर रहे हैं? राजा ने पूछा, जो दूसरे बिस्तर पर लेटा हुआ था और चिकित्सक उसके ऊपर झुके हुए थे। ये वो कौला है जिसे मैंने कुछ अंगारों के बीच से उठाया था, इससे पहले कि उस पागल ने मुझे गोली मार दी। शायद यह वही हो जिसे आप चाहते हैं, या किसी भी स्थिति में ये ठीक भी हो सकता है। और उसने एक परिचारक को अपनी मखमली जैकेट की जेब से कॉलर निकालने का इशारा किया। राजकुमारी उस कीमती चीज को देखकर खुशी से उछल पड़ी और उस आदमी के हाथ से उसे छीनकर लोमड़ी के गले में डाल दिया। वहां मौजूद सभी लोगों ने अपनी सांस रोककर यह सब होते देखा, और जो हुआ वह ये था कि लोमड़ी के पैर लंबे होते गए और उसकी नाक छोटी होती गई। लोमड़ी चली गई और उसकी जगह मोटी सफेद फर की एक परत में पेरार्थराइट्स लेटा था। लेकिन हालांकि लोम्बार्डी का राजकुमार अपने दोस्त और चचेरे भाई को फिर से देखकर खुश था, फिर भी उसका दिल उस खूबसूरत महिला के लिए रो रहा था जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उसका चेहरा इतना परेशान था कि द्वीप के गवर्नर ने उसे देखा और पूछा कि मामला क्या है। ओह, अगर तुम कर सकते हो तो मेरी मदद करो, राजकुमार चिल्लाया। मुगध अप्सरा को जो पीड़ा हो रही होगी, उसके बारे में सोचकर मुझे पीड़ा हो रही है। वे तुम्हारी कल्पना से भी कहीं अधिक बुरे हैं, राज्यपाल ने गंभीरता से उत्तर दिया। लेकिन यदि तुम्हारे पास अभी भी कंघी है, तो तुम उसे उनसे मुक्त कर सकते हो। आह, यह अच्छी बात है, उसने कहा, जैसे ही राजकुमार ने जल्दी से कंघी को उसके केस से बाहर निकाला। अब मेरे पीछे आओ। राजकुमार ही नहीं, बल्कि बाकी सभी लोग भी उसके पीछे पीछे चले गए, और राज्यपाल उन्हें एक लंबी गैलरी से नीचे एक भारी लोहे के दरवाजे तक ले गया, जो अपने आप खुल गया। लेकिन राजकुमार की आंखों के सामने क्या नजारा था! जिस महिला को उसने आखिरी बार बेमिसाल खूबसूरती में देखा था, वह एक कुर्सी पर बैठी थी जो आग की लपटों में लिपटी हुई थी, जो उसके सिर के चारों ओर बालों की तरह घूम रही थी। उसका चेहरा सूजा हुआ और लाल था, उसका मुंह खुला हुआ था मानो सांस लेने के लिए हौंफ रही हो। केवल उसकी बाहें और गर्दन अपनी सफेदी में पहले की तरह ही सुंदर थीं। ये तुम्हारा ही काम है, राज्यपाल ने राजकुमार से कहा, तुमने मगरमच्छ की खाल जलाकर उसे इस स्थिति में पहुंचाया है। अब कोशिश करो कि कंघी करके तुम उसकी पीड़ा को कम कर सको। कंघी के पहले स्पर्श से ज्वालाएं अचानक बुझ गईं, दूसरे स्पर्श से चेहरे से दर्द गायब हो गया और वह अपने सामान्य आकार में सिकुड़ गया। तीसरे स्पर्श से वो कुर्सी से उठी, पहले से भी अधिक सुंदर, और अपने भाई पेरार्थराइट्स की बाहों में गिर पड़ी। इसके बाद दोनों जोड़ों की जितनी जल्दी हो सके शादी करवाने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता था। और जब शादी खत्म हो गई, तो पेरार्थराइट्स और उसकी दुल्हन प्लासेंजा लौट आए, और फेरेंडिना और उसका पति लोम्बार्डी लौट आए, और वे सभी मरने तक खुशी खुशी रहते रहे। काउंट एंथनी हैमिल्टन की परी कथाओं से।